प्रीवियस क्लास में अपन ने लास्ट में क्या देखा था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी ना। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, उसके साथ अपन ने पायरेनोज स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी ना। इसको हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। अब यूँ नहीं है कि फ्रक्टोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करने हैं या फ्रक्टोज के आपको केमिकल रिएक्शंस भी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको ओनली फ्रक्टोज में क्या करना है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर होती है, फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं रखना। और उसके बाद जो डाइसैकेराइड्स आएंगे, पॉलीसैकेराइड्स आएंगे या ओलिगोसैकेराइड्स आएंगे, तो उनके बारे में अपने को कुछ नहीं देखना, बिकॉज ये डिलीट वाला पोर्शन है अपने सिलेबस। जो लास्ट ईयर सिलेबस था 12th का, वही सिलेबस था आपके। कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। 3 चैप्टर डिलीट है आपके, इतना टोटल। चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी, और चैप्टर नंबर आपके पास 15 पॉलीमर और 16 केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर है ही नहीं है ना, उसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। तो अपन देखते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज जो है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज C6H12O6। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 है। फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें, मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा रहता है? कीटोन रहता है। तो फ्रक्टोज को अपन कीटोहेक्सोज भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कीटोहेक्सोज, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहाँ पे कीटोन है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन हो, टोटल कार्बन एटम अगर आपके पास 6 हो, तो उसको अपन कहते हैं कीटोहेक्सोज। जो ग्लूकोज था अपने पास वो था एल्डोहेक्सोज, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप वहां पे क्या था? एल्डिहाइड था, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपको शायद पता हो कि कीटोन ग्रुप जो है उसमें कार्बोनिल ग्रुप की जो कार्बन होता है उसमें दोनों वैलेंसी जो है वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है। अगर कुछ बातें अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड का मीन्स क्या होता है कि देखो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री रहती है ना। अगर एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन आ जाए तो उसको अपन क्या कह देंगे? एल्डिहाइड। तो उसको अपन क्या कह देंगे? एल्डिहाइड। ये क्या है आपके पास? एल्डिहाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, मे बी हाइड्रोजन, मे बी एल्काइल ग्रुप, या तो आर हो जाएगा और या अपने पास क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो उसको अपन क्या कह देंगे? एल्डिहाइड। बट कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इसके दोनों वैलेंसी पे क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। मीन्स कल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड था, बट कीटोन कभी फर्स्ट नंबर पे नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन में क्या रहता है कि कार्बन की दोनों वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप होता है। तो जो कीटोन ग्रुप है वो फ्रक्टोज में कितने नंबर कार्बन पे रहेगा? 2 नंबर कार्बन, सेकंड कार्बन, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? देखो आपके पास कार्बन 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 1 2 3 4, 2 मिनट थोड़ा स्पेस कम रहेगा। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी इसकी? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे आपके पास? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। सेकंड नंबर कार्बन पे आपके पास ये क्या आ जाएगा? कीटोन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंस से पूरी सेटिस्फाइड होगी, 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 2 बॉन्ड इसके साथ का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? H, यहाँ पे क्या आएगा? OH, यहाँ पे क्या आएगा? OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? CH2OH, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? क्या? H, और आपके पास सॉरी CH2OH आ जाएगा, यहाँ CH2OH। ये आपके पास फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है। अब ग्लूकोज में क्या था कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही एल्डिहाइड प्रेजेंट था ना, फर्स्ट नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड प्रेजेंट था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन पे प्रेजेंट होता। अब अपन बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की, सॉरी अल्फा डी फ्रक्टोज की और बीटा डी फ्रक्टोज की। अपन ने क्या करा था कि जो फिफ्थ नंबर कार्बन था उसका हाइड्रोजन अपन ने ऊपर ट्रांसफर कर दिया था, अगर आपको पता हो। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? फिफ्थ नंबर का जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन के पास दे देंगे। वहां पे भी ऑक्सीजन के पास दिया था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा?
आपके पास आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे कार्बन, स्ट्रक्चर को यूं नहीं शो करके यूं करेंगे, C, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे आपके पास OH, कार्बन 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 1 2 3 4 5 और आपके पास ये 6 कार्बन CH2, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, और ये आपके पास स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, ये CH2OH है, इसको अपन यूं लिखेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज। ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है CH2OH ऐसे। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, ये सिक्स्थ नंबर, टोटल कार्बन कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। अब अल्फा डी और बीटा डी में क्या डिफरेंस था? OH ग्रुप की OH ग्रुप की पोजीशन पर, है ना। वहां पे अपने क्या देखा था कि आपके पास एक बार H आ रहा था, एक बार C के साथ OH आ रहा था। अपन ने कहा कि OH अगर इस साइड हो तो क्या होगा? वो अल्फा। OH अगर इस साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो आपके पास बीटा। यहाँ पे भी देखो सेकंड नंबर कार्बन पे OH जो है वो इस साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है तो ये क्या होगा? अल्फा डी फ्रुक्टोज। ओके, अब देखेंगे इधर बीटा डी वाली स्ट्रक्चर, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि C, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? OH, कार्बन, OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, C, OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, C, हाइड्रोजन, CH2OH। ये आपके पास CH2OH आ गया, ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर बन गई। ये अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो अल्फा डी और बीटा डी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कीटोन ग्रुप है वो सेकंड नंबर कार्बन पे आएगा, क्योंकि तो कीटोन ग्रुप का मीनिंग ही क्या होता है कि कार्बन जो है ये दो एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड, और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? फिफ्थ नंबर कार्बन के साथ। ये आपके पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? फिफ्थ के साथ। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ से H+ चला जाएगा इसके पास, तो H+ इसके पास चला जाएगा तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो कार्बन की एक वैलेंसी, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। अब जब इसके आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी, जिसको आपने हावर्थ स्ट्रक्चर कहा था, वहां पे आपने देखा था कि टोटल ग्लूकोज में कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ था? 6 का। ग्लूकोज की का जो स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ ऐसी थी आपके पास, ये वाली स्ट्रक्चर थी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा था। यहाँ पे देखो सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ 5 मेंबर रिंग बनती। ग्लूकोज में क्या था आपके पास? 6 मेंबर रिंग थी, जहां पे फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था। यहाँ पर सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में कौन सा एटम प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन। तो जो स्ट्रक्चर रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, इसको कहते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। वो वाली पायरेनोज स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? फ्यूरेनोज। टोटल मेंबर देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड नंबर कार्बन आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। फर्स्ट वाला किससे बॉन्डेड है? फर्स्ट वाला इस कार्बन से बॉन्डेड, सेकंड से, तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास ये होगी। इसको कहते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। जो 5 मेंबर रिंग है, टोटल कार्बन एटम कितने होते हैं इस रिंग में? 4, और एक आपके पास क्या होता है? ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 5, और एक क्या होता है? ऑक्सीजन एटम। पायरेनोज स्ट्रक्चर, दिस इज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम किसी है? इसमें 1,5 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कुछ और बन जाए ना, फिफ्थ नंबर कार्बन से लेके जाते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ अब फिफ्थ से नहीं सर, सिक्स से भेज दो, ऐसा नहीं होता, फिफ्थ से ही जाता है ना। बाद में जो स्ट्रक्चर अपन और देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके सुक्रोज है, तो सुक्रोज में क्या रहता है कि एक यूनिट तो आपके पास ग्लूकोज की रहती है, एक यूनिट कौन सी रहती है आपके पास? फ्रक्टोज की, है ना भाई। सुक्रोज में होता क्या है जनरली? सुक्रोज में एक तो ग्लूकोज होता है और एक आपके पास फ्रक्टोज होता है, तो दोनों की यूनिट में आपके पास बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वहां पे जो बॉन्ड शो करना होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड शो करना होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास अल्फा डी हो गया, ये वाला बीटा डी हो गया। किसकी बेसिस पे देखते हैं? OH की पोजीशन देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में है कि आपके पास राइट हैंड साइड में है।
ये आपके पास होगा बीटा डी फ्रक्टोज, वो होगा आपके पास अल्फा डी फ्रक्टोज। क्लियर है? अब देख लेते हैं इसकी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अब फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर देखते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग बनती है यहाँ। कल जैसे बताया था वैसे ही, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको ऊपर लिखना, जो राइट हैंड साइड में उसको नीचे लिखना। ये जो स्ट्रक्चर है ना, कार्बन, ये कौन सा आपके पास कार्बन है? सेकंड। ये कौन सा कार्बन है? थर्ड। ये कौन सा कार्बन है? फोर्थ। ये कौन सा कार्बन है? फिफ्थ। अब ये सेकंड नंबर कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? CH2OH, और राइट हैंड साइड में कौन है? OH। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना दो ऐसे, ये आपके पास हो गया CH2OH, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? OH। यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन पे देखो क्या है? OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। फोर्थ नंबर कार्बन पे क्या है? फोर्थ नंबर कार्बन पे आपके पास H ऊपर है, OH आपके पास नीचे। फिफ्थ नंबर कार्बन पे ये CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा, और ये आपके पास क्या आ गया? H। तो ये सेकंड था, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये आपके पास कौन सा? सिक्स। और ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? ये हो गया आपके पास अल्फा डी फ्रक्टोज। जिसको ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, इस चीज का भी ध्यान में रखें। ये पायरेनोज कहते हैं इसको। कभी आपके पास आ जाए कि पायरेनोज स्ट्रक्चर बताओ, तो पायरेनोज स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होती है। बिकॉज 5 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है। ओके, ये आपके पास होगा अल्फा डी फ्रक्टोज। फिर आता है बीटा डी की स्ट्रक्चर। तो बीटा डी की स्ट्रक्चर में खाली डिफरेंस कौन सा आएगा? सेकंड नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप लेफ्ट में है, कौन सा ग्रुप राइट में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या रहेगा आपके पास? चलो नोट कर लो पहले, अगर कोई कर रहा हो तो। नेक्स्ट देखिएगा अपन, नेक्स्ट बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर बीटा डी फ्रक्टोज। ये तो ठीक है, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड डिलीट हो गए, नहीं तो ऐसे डायग्राम बनाते बनाते पागल हो गए। ऐसे बहुत सारे डायग्राम, क्योंकि फ्रक्टोज का भी है, माल्टोज का भी है, ग्लैक्टोज का भी है, सेलुलोज का भी है, स्टार्च का भी है, सबके डायग्राम है ना। अब बात करते हैं किसकी? बीटा डी की। ये आपके पास फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये कौन सा हो गया आपके पास? सिक्स, है ना। 5 मेंबर रिंग बनानी है अपने को। ये आपके पास 5 मेंबर रिंग हो गई। अब देखो फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा। कंफ्यूज ना हो इसके लिए पहले नंबरिंग कर लो, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है ना, ये सेकंड और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच में, ठीक है ना पायल। इसके लिए अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं, और 2 to 5 कार्बन निकल, सेकंड और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ देखो कि ऊपर अब कौन सा आएगा आपके पास? OH ग्रुप, और नीचे कौन सा आएगा आपके पास? CH2OH ग्रुप। ठीक है, ये सेकंड नंबर कार्बन पे जो ग्रुप थे वो आ गए। थर्ड पे आपके पास क्या आएगा? OH ग्रुप ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा आपके पास? हाइड्रोजन। फोर्थ पे क्या आ रहा है? फोर्थ पे ऊपर आ रहा है हाइड्रोजन, नीचे आ रहा है आपके पास OH ग्रुप। और फिफ्थ पे क्या आ रहा है आपके पास? कि जो CH2OH ये हमेशा ऊपर रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन, ये आपके पास 6 कार्बन होगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंस इतना ही। अब अगर फ्रक्टोज होता ना, क्या होता? सॉरी, सुक्रोज होता तो क्या होता? कि आपके पास इसकी एक यूनिट फ्रक्टोज की, एक यूनिट ग्लूकोज की, उन दोनों के बीच में क्या होता है कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी कि उसके फर्स्ट कार्बन और इसके फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन 1,4 या 1,5 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। 1,5 इसमें होता है, शायद 1,4 स्टार्च में होता है ना। तो ये आपके पास कंप्लीट हुए कार्बोहाइड्रेट। अपने कार्बोहाइड्रेट में अपने पास इतना ही था, इससे ज्यादा अपने को नहीं देखना। बस बता देता हूँ कि और क्या क्या आ जाते हैं आपके पास। एक तो आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में अपने पास जो ओनली है वो डाइसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड इसमें अपने सिलेबस में थे, कब थे वो? पहले थे, वो क्या थे? डाइसैकेराइड।
क्या थे? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मीनिंग क्या होता है कि जब आप इनका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट देती है। जैसे फ्रक्टोज है, सॉरी सुक्रोज है, तो वो क्या देगा? फ्रक्टोज देगा और ग्लूकोज देगा। ठीक है ना? तो अगर आपके पास सुक्रोज का तो सबको ही पता है कि क्या देता है, कि सुक्रोज जो है वो एक तो फ्रक्टोज देता है हाइड्रोलाइसिस पे, और एक क्या देता है? ग्लूकोज। अगर लैक्टोज आ जाता है, किस में प्रेजेंट होती है ये लैक्टोज? लैक्टोज फ्रूट में प्रेजेंट होती है शुगर। ठीक है ना? अपना जो जनरल शुगर का जो टेस्ट होता है उससे ये 100 टाइम ज्यादा स्वीट होती है ना, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज शुगर जो है उसमें ओनली एंड ओनली ग्लूकोज की यूनिट्स होती है। ग्लू लैक्टोज सॉरी लैक्टोज तो आपके पास किसमें? मिल्क में होती है। थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे। माल्टोज जो है वो आपके पास किसमें होती है? फ्रूट्स में। लैक्टोज किसमें होती है आपके पास? मिल्क में। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्लस क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, बट पोजीशन जो है वो क्या हो जाती है? OH ग्रुप की थोड़ी सी चेंज हो जाती है यहाँ पे, है ना? ये जो है नॉर्मल शुगर जो है उससे कम स्वीट होती है, आपको पता होगा। मिल्क जो है जब तक आप उसमें शुगर ऐड नहीं करते वो उतना मीठा नहीं होता जितना अपन कुछ रिक्वायरमेंट रहती, बट मीठा तो होता है ना? तो उसका कारण क्या है? उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में ना। माल्टोज है, ये किसमें प्रेजेंट होती है? फ्रूट में प्रेजेंट होती है, तो इसमें ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। ओलिगोसेकेराइड होते क्या है? जिसमें हाइड्रोलाइसिस से 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती है, बट अपने पास ओनली डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप इनका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो दो मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी, बट ये अपने इस वक्त सिलेबस में नहीं। और क्या है अपने पास? पॉलीसेकेराइड। शॉर्ट में सारे ही करवा देते हैं ना, कि हमें पता ही नहीं कि क्या होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स क्या होती है? जो मोर देन 10 यूनिट्स देती है मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस पर। अगर जिसका हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता वो मोनोसेकेराइड। जो 2 से 10 यूनिट देगी वो ओलिगोसेकेराइड, और जो मोर देन 10 यूनिट देती है उसको अपन क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। लाइक अपने पास क्या आ जाता है? स्टार्च, और लाइक क्या आ जाता है? सेलुलोज। दोनों में ही आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसमें ओनली एंड ओनली बीटा डी ग्लूकोज रहता है। बीटा डी ग्लूकोज, और इसमें आपके पास अल्फा बीटा ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट होते हैं। मोनोमर यूनिट, स्टार्च का मोनोमर यूनिट है कौन? ग्लूकोज। मोनोमर का मतलब क्या था? आपके पास पॉलीमर चैप्टर जो था वो अब डिलीट हो चुका है, कि किसी भी पॉलीमर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको अपन कहते हैं मोनोमर, है ना? जैसे आपने सुना होगा पीवीसी, सुन रखा है कभी? पॉलीविनाइल क्लोराइड सुन रखा है ना? पाइप्स आते हैं वाटर फिटिंग के लिए, जो पाइप्स आते हैं वो किसके बने होते हैं? पीवीसी। सलमान खान आता है एस्ट्रल पाइप्स लेके, है ना? तो वो पीवीसी वाले जो पाइप्स हैं, तो पीवीसी क्या है? पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, विनाइल क्लोराइड। ये आपके पास पीवीसी की मोनोमर यूनिट होती है। जब एन मॉलिक्यूल्स ऑफ विनाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? पीवीसी। वो और आपको मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे डेक्रोन है, पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं, आपको पता है, नायलॉन है, रेयन है, ये सारे क्या है? पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से होता है उसको अपन क्या कहते हैं? मोनोमर। अब स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, तो स्टार्च का मोनोमर यूनिट क्या होगा? आपके पास ग्लूकोज, है ना? ये पॉलीसेकेराइड है, एन यूनिट ऑफ ग्लूकोज देता है। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। इतना ही है कार्बोहाइड्रेट में। इसकी स्ट्रक्चर भी है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके। और जो घर पे बैठे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है कि कल क्लास है अपनी, है ना? नहीं, सैटरडे को ऑनलाइन कभी लगती है कभी नहीं लगती ना, तो कल ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। वो नहीं पता, मेरी है ना? आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रोटीन पे।
नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या होता है? ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। किससे मिलकर बने होते हैं ये? एमिनो एसिड्स। यानी कि प्रोटीन का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है? एमिनो एसिड्स। बहुत सारे जब एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है अपन बताएंगे आगे। और पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी यूनिट मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन का। व्हेन 100 और मोर देन 100 पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स आर फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी? प्रोटीन का। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीपेप्टाइड का। मतलब 2 अगर एमिनो एसिड होंगे तो उसको डाइपेप्टाइड कह देंगे, 3 एमिनो एसिड होंगे तो ट्राइपेप्टाइड कह देंगे, 4 एमिनो एसिड होंगे तो उसको टेट्रापेप्टाइड कह देंगे। और बहुत सारे एमिनो एसिड अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उसको अपन क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। और पॉलीपेप्टाइड जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो प्रोटीन का। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पहले एमिनो एसिड की कि क्या होते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की डेफिनेशन इसके नाम में ही है, देखो एमिनो एसिड यानी कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एमीन ग्रुप एंड COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर प्रेजेंट नॉन एज एमिनो एसिड। जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो, जिसमें एमीन ग्रुप भी हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? एमिनो एसिड कहेंगे। क्लियर है बात, है ना। तो आपके पास एमिनो एसिड जो है उसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? एक तो आपके पास NH2 ग्रुप एंड कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? COOH ग्रुप प्रेजेंट। NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका एमिनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन कि अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, बीटा एमिनो एसिड क्या होते हैं, गामा एमिनो एसिड क्या होते हैं। कि अगर आपके पास एक ही कार्बन एटम पे, किसपे? एक ही कार्बन एटम पे COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको अपन कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये आ गया CH COOH और यहाँ आपके पास आ गया NH, CH2 COOH NH2, मीन्स एक ही कार्बन एटम पे, इसी कार्बन पे एसिड ग्रुप बॉन्डेड है और इसी कार्बन एटम पे NH2 ग्रुप बॉन्डेड है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अल्फा एमिनो एसिड। क्या कहेंगे इसको? अल्फा एमिनो एसिड। नेक्स्ट आपके पास इसमें बीटा आ जाता है, तो देखो क्या होता है? CH2 CH COOH और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? NH। ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है, ये तो अपने को पता है ना। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा। अल्फा के पास वाला कौन सा होगा? बीटा। तो जब आपके पास एसिड ग्रुप और NH2 ग्रुप एक दूसरे की बीटा पोजीशन पे हो तो उसको अपन कौन सा एमिनो एसिड कहते हैं? बीटा एमिनो एसिड। दीज आर नोन एज बीटा एमिनो एसिड, है ना। गामा भी होएगा ऐसे कि गामा एमिनो एसिड कौन से होते हैं? जैसे आपके पास आ गया CH2 CH2 CH2, यहाँ पे COOH और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? NH2। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये क्या हो गया? गामा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? गामा एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड की डेफिनेशन, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच बोथ द एमिनो ग्रुप एंड COOH ग्रुप आर प्रेजेंट known as amino acid. Amino acid can be classified in 3 types on the basis of position of acid and amino group. First is alpha amino acid, second is beta amino acid, gamma भी हो गया, ऐसे डेल्टा भी हो गया। डेल्टा में एक कार्बन एक्स्ट्रा और आ जाएगा ना। अल्फा एमिनो एसिड ये रहा, बीटा एमिनो एसिड एंड आपके पास गामा एमिनो एसिड। ठीक है। और क्या क्या रहता है आपके पास कि एमिनो एसिड को बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 2 टाइप से अपन क्लासिफाइड करते हैं। एक तो होते हैं नॉन एसेंशियल और एक होते हैं एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या होगा? जिसका फॉर्मेशन बॉडी में होता है वो होता है नॉन एसेंशियल, और जिसका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है वो आपके पास कौन से होता है? एसेंशियल एमिनो एसिड, है ना। 2 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, एक तो आपके पास एसेंशियल एमिनो एसिड और एक आपके पास नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जिसका फॉर्मेशन बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? नॉन एसेंशियल। मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बॉडी में ही फॉर्मेशन हो रहा है तो बाहर से इनटेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो उसको अपन ने क्या कह दिया? नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या होगा कि वो एमिनो एसिड जिसका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है उसको अपन क्या कहेंगे?
आपके पास एसेंशियल, एसेंशियल कहेंगे, नॉन नहीं कहेंगे, इसको अपन एसेंशियल कहेंगे बिकॉज उसकी अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा, तो वो आपके पास क्या रहेंगे, एसेंशियल। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन, अल्फा, बीटा और आपके पास गामा। ठीक है ना। अब अपन ये नहीं कह सकते कि एमिनो एसिड इज अ सॉल्ट, कि सर इसमें एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसमें बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है ना, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है ना, तो ना तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ना बेसिक, सॉरी इसको सॉल्ट ही कहते हैं, ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या होता है, एक सॉल्ट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और यहाँ पे NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। और जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन देखते हो तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रहता है कि इसके एक्वस सॉल्यूशन में जैसे आपके पास ये CH2 है, ये COOH है, यहाँ पे NH2 है। नाइट्रोजन के पास आपको भी पता है क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन जो है H+ निकल के यहाँ आ जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपके पास CH2 COO- और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3+। इस आयन को अपन कहते हैं ज्वीटर आयन। इस आयन को अपन कौन सा आयन कहते हैं, ज्वीटर आयन। कि एसिड की टेंडेंसी क्या होती है कि H+ आयन डोनेट करता है, बेस की टेंडेंसी क्या होती है कि वो H+ आयन क्या करता है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसके एमिनो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये एसिड ग्रुप अपना H+ आयन लूज करेगा, H+ आयन लूज करेगा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये जो NH2 है यानी कि जो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इस H+ को क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव। तो इस आयन को अपन कौन सा आयन कहते हैं, ज्वीटर आयन कहते हैं। ठीक है ना। ज्वीटर आयन क्या होता है कि एमिनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड और जो NH2 ग्रुप है, तो अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन अगर अपन लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को H+ आयन डोनेट करता है, और जो NH2 ग्रुप है, जो एमिनो ग्रुप है, वो उस H+ आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और एक आयन का फॉर्मेशन करेगा। इस आयन को अपन कौन सा आयन कहते हैं, ज्वीटर आयन। दिस आयन इज नोन एज ज्वीटर आयन, इसको अपन ज्वीटर आयन कहेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे। हे भगवान, कंडीशन तारे जमीन वाली हो गई यहाँ पे। देखिए हुए तारे जमीन, C डबल बॉन्ड O-। हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होता है, O से होता है ना, तो H+ वहां जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको अपन क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास एमिनो एसिड का जनरल आपके पास जो भी है वो अपन ने कर दिया। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ना, एमिनो एसिड की जो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में या डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद कैसे आपके पास प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन का बाद में अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्सरी होती है। बायोलॉजी वालों को तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि एमिनो एसिड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। अगर उस सीक्वेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाती है तो फिर दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, उसमें क्या होता है कि एमिनो एसिड जो है उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, उससे क्या हो जाता है कि आरबीसी जो है वो सिकल सेप्ड हो जाती है ना, तो फिर क्या हो जाता है, उससे ह्यूमन डेथ हो जाती है। जैसे ही अगर आप एमिनो एसिड की सीक्वेंस में आप कोई भी चेंज करते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, एमिनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में बताते हैं, और एमिनो एसिड की सीक्वेंस में अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो चेंज करने पर वो फिर क्या कर सकता है, डेथ कोज कर सकता है ना। तो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आएगी, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर भी आएगी, उसके बाद एमिनो एसिड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कल की क्लास में अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे, और हो सकता है कि कल अपन कंटिन्यूअसली 2 क्लास भी ले लें। ओके, तो मिलते हैं कल बच्चों।